नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक की खास पेशकश। बाजार रिकॉर्ड लेवल्स पे है, तो ऐसे में आपका जानना जरूरी है कि बाजार यहां से और कितना चलेगा या फिर बाजार ओवर स्ट्रेच हो गया है और ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली आ सकती है। तो इसी को डिस्कस करेंगे इस शो में कि बाजार की अगली चाल क्या रहने वाली है। और आज इस शो में हमारे खास मेहमान हैं विजय केडिया जी। केडिया सिक्योरिटी से हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं। विजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्ते सर। थैंक यू, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। सर, बाजार ने तो रिकॉर्ड मार दिया। रिकॉर्ड क्लोजिंग आई है निफ्टी सेंसेक्स की। अब आगे का क्या आउटलुक है? क्या बाजार यहां पर रीजनेबली वैल्यूड है या फिर अगले 2 से 3 साल के लिए आप बाजार को यहां से कहां देखते हो? क्या बाजार और तेज हो सकता है? देखिए सर, जो आप रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड तेजी की, मेरे पर्सनल मेरा तो राय है कि ये तो होना ही था। और ये ऑफ कोर्स थोड़ा लेट करके हुआ है, ये पहले ही हो जाता। लेकिन ये क्या है ना, इकोनॉमिस्ट लोगों ने, चार्टिस्ट लोगों ने और बड़े बड़े पंडितों ने ये ऐसा एक हवा फैला दिया पूरी दुनिया में, जैसे कोविड के समय एक हवा फैला था। वैसे अभी भी ये डर फैला दिया कि हाँ, ये रिसेशन आ जाएगा, ये इन्फ्लेशन आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और आप देख लीजिए, उन सब के बावजूद भी बाजार रिकॉर्ड तेजी में। फॉरगेट, आप इंडिया की बात छोड़िए। आप एक आंकड़ा, एक आप खाली ये समझने की चेष्टा कीजिए कि जो भी डेवलप्ड इकोनॉमी है उसके अंदर में सबसे पहली कंट्री ऐसी है जो रिसेशन जिसने ऑफिशियली अनाउंस किया, वो जर्मनी। और जर्मनी 1.5 महीने पहले या 1 महीने पहले न्यू हाई पे इंडेक्स आया, ऑल टाइम हाई पे इंडेक्स आया जर्मनी का इंडेक्स। तो बोलते हैं ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या, ये सामने आंकड़े बता रहे हैं। जो कंट्री रिसेशन में जा रही थी और है ऑलरेडी रिसेशन के अंदर में, जहां लोग बातें कर रहे थे लास्ट ईयर के जनवरी में, दिसंबर में, वो रशिया और यूक्रेन के कारण वहां पर घर में हीटर नहीं जलेंगे, लोग मर जाएंगे, वो इकोनॉमी नए नई हाई पे आ रही है। हम इंडिया में न, हमारे यहाँ पर कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ कोई रिसेशन का डर है? नहीं, हम यहाँ इन्फ्लेशन तो कम होने के लिए आ गया है, और फिर भी हम यहाँ पर डर रहे हैं। तो हमेशा हमारी ऐसी आदत है कि दूसरों को देखकर हम डरते रहते हैं, हमारी मानसिक कमजोरी है। मेरे को लग रहा है अगले 2 साल और ये तेजी रहने वाली है। और ये फेस की बात कर रहे हैं, अदरवाइज लग रहा है इंडिया का, जैसे हम पंडितों की बातें सुनते हैं, 10 15 20 साल बहुत तेजी के इंडिया के अंदर। तो ये 2 से 3 साल में कहां पर देखते हो आप निफ्टी या सेंसेक्स के? अगर आप टारगेट्स जो आपके जहन में है कि हाँ ये टारगेट्स लग सकते हैं 3 साल में, कहां तक की चाल दिखा सकते हैं सर निफ्टी सेंसेक्स? देखिए सर, मेरे को ऐसे लगता है इंडेक्स का अगर 20 साल का अगर चार्ट देखते हैं, 20 साल का जो ग्राफ अगर देखते हैं, तो मेरे को लग रहा है कि इंडेक्स जो ना 21 की महाजनी गिन रहा है। शायद हिंदी में महाजनी बोलते हैं, अंग्रेजी में जिसको काउंटिंग बोलते हैं हम लोग। हमें तो हिंदी मीडियम से पढ़ो, पहाड़ा बोलते हैं हम लोग ना। 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 चौके 84। तो मेरे को लगता है कि 21 की महाजनी इंडेक्स गिन रहा है। पहले 21,000 पे था, फिर 42,000 आके रजिस्टर हुआ, फिर 62,000 आके रजिस्टर हुआ। अब लगता है मेरे को 84,000 के आसपास, 80 से 84 के बीच में कहीं आकर ये मार्केट रजिस्टर होएगा। और ये 2 साल के अंदर अंदर आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए, क्योंकि जब ये मार्केट जब वापस बढ़ता है तो ये बहुत तेजी से बढ़ता है। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि जो बुल मार्केट है वो लंबे होने लग गए हैं 2003 के बाद में, और बेयर मार्केट वो छोटे होने लग गए हैं। जो भी बुल मार्केट है, वो कोई भी बुल मार्केट, पुराना बुल मार्केट 4 5 साल उसमें तेजी रहती है। और मंदी मार्केट है जो 9 महीने में खत्म हो जाता है ये। तो मेरे को लग रहा है सेम यही चीज हुआ है इस बार भी। और ये 2 साल के अंदर अंदर 80 से 84,000 के बीच में आना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुमान है। मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूं और कोई मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं मेरे दिमाग में रखकर जो जिस तरह से मेरा इन्वेस्टमेंट करता हूं, मेरी आइडिया ये बन रही है। 84,000 तक का सेंसेक्स अगले 2 साल में, तो पैसा कमाने का तो बहुत ज़बरदस्त चांस है। लेकिन सर मैं एक बार फिर से पूछूंगा, ये अगले पिछले जो 3 महीने बीते हैं ना, इसमें एक तरफा तेज़ी बन गई इंडियन मार्केट्स में। तो तेज़ी से तो नहीं बढ़ रहे, थोड़ा डर लगता है कि एकदम से तेज़ी से बढ़े तो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स वो एकदम से तूफानी तेज़ी में आ जाते हैं और फिर फंसा जाते हैं। तो ये ऐसी वाली मार्केट तो नहीं, या फिर कुछ स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है, कुछ फंडामेंटल्स बदल रहे हैं? देखिए, ये प्रकृति का नियम है। जब अगर आपको डर लगता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक आपको डर लगता है तब तक आप जिंदा हैं, ये समझ के चलिए। कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ शूरवीरता का काम कर रहे हैं, तभी आपको डर लग रहा होगा। और डर के आगे जीत है, जैसा ऐसा बोलते हैं। तो शेयर बाजार में डर तो हमेशा ही हमको लगा लगा रहेगा। यहाँ पर डर और रिग्रेट जिसको बोलते हैं, ये तो हमारे हमारे साथ में चलते रहेंगे लाइफ के अंदर में। और जहां तक मिड कैप का ये सवाल है, देखिए वो हमेशा ऐसे ही होता है जब ये मिड कैप जब चलता है। और और मिड कैप का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है जी, 4 5 हजार मिड कैप है। तो हम जनरलाइज सबको नहीं कर सकते हैं। और मेरा एक कोड भी है कि हाँ भाई, जैसे
दुनिया में हिंदुस्तान में जैसे वो लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, वैसे ही एक कैटेगरी है भंगार कैप। और ये मिड और स्मॉल कैप के 90% शेयर वो भंगार कैप की कैटेगरी में आते हैं। तो इसी बोलकर नए इन्वेस्टर को हमेशा फंड मैनेजर की या म्यूचुअल फंड जो चलाते हैं उनकी मदद की जरूरत है, क्योंकि ये चुनना बहुत इसके अंदर में मुश्किल वाला काम है कि आप जो चुन रहे हैं वो हीरा है या पत्थर है। इसमें आदमी फंस भी सकता है। तो इस बोलकर ये थोड़ा सा कॉशियस होकर लोगों को मिड कैप में काम करना चाहिए। जब आपको अनुभव नहीं हो, जब तक 10-15 सालों का, तब तक आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिड कैप का क्षेत्र बहुत बड़ा है। और जब ये मिड कैप बढ़ते हैं, अच्छे शेयर बढ़ते हैं, उनके साथ साथ खराब शेयर भी बढ़ जाते हैं, मैनिपुलेटेड शेयर भी बढ़ जाते हैं, ऑपरेटेड शेयर्स भी बढ़ जाते हैं, और उसके अंदर में इन्वेस्टर फंस जाते हैं। तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये हर बार होता है, इस बार भी ऐसा ही होएगा कि वो फिर जो जो लोग ओकेजनली जो बाजार में आते हैं थोड़े टाइम के लिए और वो शेयरों को मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि इलिक्विड है सारे सारे शेयर्स। 99% शेयर्स जो मिड कैप में वो लिक्विड है, या 95% शेयर्स इलिक्विड है। तो वो सावधानी बरतने की बहुत बड़ी जरूरत है यहाँ पर, छोटे इन्वेस्टर्स को या नए इन्वेस्टर्स को। अच्छा, मैं ना आपका एक मीडिया में एक टेक पढ़ रहा था, कुछ रिसेंट आपने एक मीडिया हाउस को कुछ बताया, उसमें आपने बोला कि अनलेस यू रीच अ नो ग्रेविटी जोन इन द स्टॉक मार्केट यू कैन नॉट क्रिएट वेल्थ। इसका क्या मतलब है? हाँ जी, एक अच्छा पॉइंट है। और मेरे को ऐसे लग रहा है कि क्योंकि मैंने मेरी जिंदगी में इसी दौर से गुजरा हूँ। जितने भी मैंने कोट बनाए हैं, जितने भी मैंने गाने बनाए हैं, और जो भी कविताएं मैंने बनाई हैं, वो मेरी जिंदगी के मेरे अपने खुद के मेरे अनुभव है। उन अनुभवों को मैंने चेष्टा की है उनको शब्दों में पिरोने का। और तो उसी हिसाब से मैंने ये कोट बनाया है कि नो ग्रेविटी जोन। कि क्या होता है कि जैसे समझिए, हम जानते हैं जैसे अगर स्पेस, अगर नो ग्रेविटी, जो पृथ्वी है वो उसमें ग्रेविटी है, वो अपने को नीचे कोई भी चीज हम फेंकते हैं तो नीचे आकर्षण नीचे खींचती है पृथ्वी, आकर्षण के जो जो सिद्धांत है उसके हिसाब से, ये सब सब लोग हमको जानते हैं। मैंने एक चीज रियलाइज की कि शेयर बाजार के अंदर में जब तक हम शेयर बाजार की इनकम पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि मैं मेरी आधी जिंदगी यही करता रहा, आधी से ज्यादा जिंदगी यही करता रहा, क्योंकि शेयर बाजार की इनकम के पीछे मेरे घर खर्चे के लिए मैं डिपेंडेंट था, हमेशा निर्भर रहा कि शेयर बाजार का पैसा आएगा तो मेरा घर खर्चा चलेगा, शेयर बाजार का पैसा आएगा तो शायद मैं कोई घर लूंगा। तो घर लेना और वो तो दूर की बात है, घर खर्चा चलाने के लिए भी मैं शेयर बाजार के इनकम पे निर्भर रहता था। क्योंकि तो वो उसको मैंने बताया ग्रेविटी है कि वो जो घर के खर्चे, आपका घर की जो जिम्मेदारी है, वो आपको खींचती है। खींचती इन द सेंस, आपको शेयर ज्यादा दिनों तक आप होल्ड नहीं कर सकते हो। थोड़ा प्रॉफिट आएगा तुरंत आप उसको बेचने के लग जाओगे कि भाई मेरे को तो 50,000 रुपया चाहिए, घर खर्चा चलाना है मेरे को, तो 50,000 रुपया का, तो आपकी सोच भी छोटी हो जाएगी और आप वो 50,000 के चक्कर में रह जाओगे। या किसी का खर्चा 15,000 ही है समझिए महीने का, या कोई 2 लाख ही है, जो भी है, लेकिन आपका दिमाग उसी धुरी में घूमेगा। तो वो आकर्षण जो है ना, वो आपको खींचता रहेगा। तो मैंने ये किया, जब से मैंने मेरी इनकम को शेयर बाजार से अलग किया और मैंने कुछ ऐसी फिक्स इनकम बनाई, जिसके कारण मेरा घर खर्चा सुरक्षित हो गया और मेरे को शेयर बाजार के इनकम के कारण या डिविडेंड के कारण या प्रॉफिट बुकिंग के लिए मेरे को जरूरत नहीं थी कि उसके कारण मेरा कोई भी खर्चा चलेगा। जब मैंने इन दोनों को अलग किया, तो मैं शेयरों को अब 10 साल तक होल्ड कर सकता हूं। या शेयर मेरा 500 रुपया वाला शेयर 2,000 रुपया होता है और 2,000 वाला वापस 500 रुपया हो जाता है, तब भी मैं ऊंट के जैसे बैठे रह जाता हूँ। जैसे बोलते हैं ना, माटी खाया हुआ ऊंट यूं ही बैठे रहता है, वैसे मैं शवासन में बैठे रहता हूँ कि चलो जो हो गया, 500 का 2,000 हो गया तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरा लक्ष्य बड़ा है। और 2,000 का वापस 500 हो गया तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि स्टोरी इंटैक्ट है। इसके पीछे कारण है कि फंडामेंटल उसके अंदर में इंटैक्ट है। ये जब हुआ, जब मैं नो ग्रेविटी जोन में पहुंचा कि हाँ भाई आकर्षण के सिद्धांत से लग, तो मेरी जिम्मेदारियां सेफ है, अब मैं चौके छक्के लगा सकता हूं शेयर बाजार के अंदर में। तो इसको मैंने लोगों को समझाने की चेष्टा की है कि आप भी ऐसा करो कि शेयर बाजार की इनकम के ऊपर अपने आप को मुक्त करो, उसके निर्भरता पे, उस पर निर्भर मत रहो, तो शायद आप लंबा खेल सकते हो। अच्छा सर, आरबीआई ने और साथ ही साथ यूएस फेड ने भी ब्याज दरें नहीं बढ़ाई। आरबीआई ने तो 2 कंसेक्यूटिव टाइम्स नहीं बढ़ाई, फेड ने इस बार नहीं बढ़ाई। तो ये रेट सेंसिटिव शेयरों पर क्या करना चाहिए अभी, और ये सरकारी बैंक्स क्यों नहीं चल रहे? सरकारी बैंक अभी चल क्यों नहीं रहे हैं सर? बहुत एकदम से थके थके लग रहे हैं। जितना पैसा पहले बना के दिया था पिछले 2-3 सालों में, उतना नहीं बन रहा। थोड़ा पिछड़ रहे हैं बाजार की चाल के, थोड़ा विपरीत चल रहे हैं। तो पहला बात तो ऐसा समझिए सर, मेरे को जैसे लगता है ये सब इन्फ्लेशन विन्फ्लेशन जो है, ये इंटरेस्ट रेट घटेगी बढ़ेगी,
ये तो आरबीआई गवर्नर को भी नहीं मालूम है सर, कि वो अगला मूव क्या होने वाला है। उनके दिमाग में रहता होगा, लेकिन वो उनको भी नहीं मालूम है, क्योंकि जब वो डेट आती है तब जो इकोनॉमिस्ट जो डेटा देते हैं, आरबीआई जो डेटा इकट्ठा करती है, जो उनका बोर्ड डिसाइड करता है, तब वो डिसीजन वो लेते होंगे। तो आरबीआई गवर्नर को भी नहीं मालूम है सर कि इंटरेस्ट रेट का क्या होने वाला है। तो हम जैसे छोटे इन्वेस्टर को क्यों इसमें माथा लगाने का है? अगर आपका विजन 10 साल का है, तो आप ये सोचिए ना, अगर आप 10 साल 15 साल का आपका विजन है, उसके अंदर में कितने आरबीआई, कितने रिसेशन आए होंगे, कितने इन्फ्लेशन बढ़ी होंगी, कितने इंटरेस्ट रेट आए होंगे, कितने वॉर हुए होंगे, कितने राइट हुए हुए होंगे, क्या क्या चीजें आपके सामने आई है। लेकिन शेयर बाजार एक अलग ही अपनी दिशा में चलता है। तो ट्रेन के जैसे है सर, आपका लंबा सफर, आपका 4 दिन की आपका समझिए ट्रेन का सफर है। कोई स्टेशन पे गाड़ी लेट हो जाती है, किसी स्टेशन पे मेकअप हो जाती है, किसी स्टेशन में कोई प्रॉब्लम, ये जीवन चक्र है। हम कभी बीमार पड़ते हैं, कभी भागते हैं, कभी दौड़ते हैं, कभी सर्दी, कभी खांसी। तो जिस चीज का गीता हमको ये सिखाती है सर, जिस चीज का आपको मालूम नहीं है ना, जिस चीज का आपके पास में उत्तर नहीं है ना, तो मैं तो मेरी लाइफ में ये समझता हूँ कि मैं उसको प्रश्न को भी जानने की चेष्टा नहीं करता हूँ। अब मेरे को मालूम ही नहीं है क्या होने वाला है इन्फ्लेशन का, और क्या होएगा इंटरेस्ट रेट का। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को जरूर इस पे ध्यान देना चाहिए, जिसका 2 महीने का, 6 महीने का, या एक साल का व्यू है, तो उनके लिए बहुत सारी विविधाएं हैं, उनके लिए बहुत चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर आप 2 साल के अंदर में अगर देखेंगे, तो बैंक नीचे से डबल ट्रिपल हुए हैं 2 ढाई साल के दौरान। पीएसयू बैंक भी बढ़ के आए हैं, जैसे बीओबी है वो भी नीचे से बढ़ा है, कैनरा बैंक है वो भी बढ़ा है, फेडरल बैंक भी थोड़ा नीचे से बढ़ा है। ये बैंक थोड़ी स्लो है, और लोगों के मन में हमेशा थोड़ा बैंकों के प्रति, क्योंकि वो 10-15 साल उन्होंने परफॉर्म जो नहीं किया 2008 के बाद में, और कितने कितने उसमें स्कैम हो गए, कितने कितने, तो लोग थोड़े से डरे हुए हैं, इस बोलकर इनकी डिस्काउंटिंग थोड़ी कम है। आगे इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, क्रेडिट ग्रोथ आएगी, 13-15% की क्रेडिट ग्रोथ की संभावना है। तो ये बैंक के भी ठीक रहनी चाहिए सर। अच्छा, अगर फिर हम बुल रन में हैं, अगर बाजार यहाँ से और तेज़ होगा, तो फिर आप क्या समझते हैं कौन से सेक्टर्स में पैसा तेज़ी से बन सकता है, रिलेटिवली वो आउट परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं? देखिए सर, ऐसा होता है ना, बोलते हैं वो है ना, एक दुल्हन वही जो पिया मन भाई। तो चाहे कि वो सेक्टर वही अच्छा था जहाँ पर गवर्नमेंट, जहाँ पर फोकस फोकस करता है, जिधर गवर्नमेंट की दृष्टि रहती है, और जहाँ इकोनॉमी का जिधर ढलान होता है या जिधर चढ़ाव होता है इकोनॉमी का, वही शेयर पकड़ने चाहिए। अभी ऐसे लग रहा है गवर्नमेंट का जो फोकस है ना, वो समझिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे है बहुत ज्यादा। ऑलरेडी चल रहा है 4-5 साल से। नितिन गडकरी जी पार्लियामेंट के अंदर में बोलते हैं कि मैं शपथ लेकर बताता हूँ कि अमेरिका जैसी रोड हो जाएगी इस स्टेट की, उस स्टेट की 2025-26 तक। तो ये क्या बोल्ड स्टेटमेंट है, कोई सोच सकता है ऐसा बोलना? वो भी पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, कुछ चुनाव की रैली में नहीं बोल रहे हैं, पार्लियामेंट में। वो गडकरी जैसे आदमी, ऐसे व्यक्ति बोल रहे हैं, महान। तो मतलब ये है कि ये हमको बता रहा है कि गवर्नमेंट का क्या व्यू है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, इसमें लग रहा है कि ये 2003 और 2007 के बाद में ये डार्लिंग था शेयर बाजार का, ये सनराइज इंडस्ट्री थी इंफ्रास्ट्रक्चर की। बाद में ये सब एनपीए वेनपीए में फंस गए, और सब घोटाले हो गए, ये हो गए, वो हो गए। लग रहा है कि अब वो राइज जो था, और बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के किसी भी देश की प्रगति संभव नहीं है। तो मेरे को लग रहा है ये इंफ्रा वाला जो सेक्टर है, ये आगे अच्छा करना चाहिए। डिफेंस के सेक्टर है, गवर्नमेंट डिफेंस के थ्रू, रेलवे के थ्रू स्पेंड करना चाह रही है। ये सेक्टर ऑलरेडी डिफेंस के शेयर 3-3, 4-4 गुना हो चुके हैं, महंगे भी हैं, लेकिन ये महंगे ही रहेंगे। ये भी अच्छा होना चाहिए। इस तरह कई सेक्टर, बैंकिंग भी मेरे को लग रहा है वो स्लो जरूर है, लेकिन वो भी अच्छा होना चाहिए जब आगे कैपेक्स होएगा। और अभी प्राइवेट कैपेक्स होना बाकी है, अभी तक गवर्नमेंट कैपेक्स कर रही थी, अभी प्राइवेट सेक्टर से भी कैपेक्स जोर शोर से होना बाकी है। तो उनसे रिलेटेड जो शेयर्स हैं वो सर अच्छे रहने चाहिए। ओके, लेकिन हाल फिलहाल में ना फार्मा भी चल पड़ा है लोअर लेवल से। कन्विक्शन है सर कि फार्मा में अजय जो रैली हुई है इसमें जो फंस गए हैं वो निवेशक निकलेंगे? नहीं देखिए, फार्मा बहुत कॉम्प्लेक्स है साहब। मेरे को ऐसे लग रहा है कॉमन इन्वेस्टर के लिए फार्मा शेयर्स को समझना बहुत मुश्किल है। उसमें कई कैटेगरी है, मैं नहीं समझता हूँ। कुछ एपीआई कैटेगरी होती है जो रॉ मटेरियल उनकी है, वो कुछ इंपोर्ट हो रहा है, कभी चाइना उसमें दखल अंदाजी करता है, कभी इसके अंदर में वो यूएस एफडीए का कुछ इशू रहता है, उनके इंस्पेक्शन होते हैं, कभी किसी को वो ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, कभी तो ड्रग के, कभी क्या। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फार्मा अच्छा कर रहा है। आप ये समझिए, चार कोविड के बाद में फार्मा शेयर में 10-10 गुना की तेजी आई है। कई फार्मा शेयर ऐसे हैं जो 3 गुना से लेकर 10 गुना बढ़े हैं। उसके बाद में भी 1.5-2 साल से उनके अंदर में थोड़ा सा रिएक्शन आ रहा है। तो वो एक एक्शन और रिएक्शन है, वो मार्केट का जो जो पैटर्न है, ये उसी को वो फॉलो कर रहा है। तो इसमें लेकिन सिलेक्टिव होना चाहिए। इसमें आपको शेयरों का चुनाव बहुत जरूरी है कि कौन से फार्मा, माने क्या, कौन सी फार्मा। तो वो बहुत जरूरी है, ये कॉम्प्लेक्स है। ओवरऑल मेरे को ठीक लगता है।
अच्छा, लेकिन कुछ इंडेक्स ना नए लेवल्स छूते चले जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे ऑटोज ये बहुत तगड़ी चाल दिखा रहे हैं। एफएमसीजी इंडेक्स रिकॉर्ड लेवल्स पे। एक और सेक्टर है सर जिसमें एकदम से मल्टी ईयर हाई बने हैं, वो है रियल एस्टेट। तो ऑटो, एफएमसीजी, रियल एस्टेट ये भी बाजार में इस समय कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपको पसंद है क्या ये शेयर्स? हाँ जी, ज़रूर मेरे को पसंद है, ऑटोमोबाइल शेयर्स मेरे को पसंद है और रियल एस्टेट में भी जो अभी तेज़ी आ रही है और मेरे को ऐसा एफएमसीजी में मेरा विशेष ध्यान नहीं है, क्योंकि एफएमसीजी हमेशा एक्सपेंसिव रहता है और वो एक्सपेंसिव ही रहेगा भी। लेकिन मैं पर्सनली उन शेयरों में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, जो ज़्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं। तो मेरे लिए कोई दूसरे शेयर मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं पैसा खाली करके बैठा हूँ और एफएमसीजी में नहीं करूँगा तो मेरे को कोई अवार्ड मिल जाएगा या करूँगा तो अवार्ड मिलेगा, ऐसा भी कुछ है नहीं। तो मेरे लिए दूसरे शेयर्स बहुत ऐसे हैं जो सस्ते हैं दूसरे सेक्टर। लेकिन मेरे को लग रहा है कि हाँ, ये रियल एस्टेट भी है जो अच्छा करना चाहिए। ऑटोमोबाइल भी मेरे को लग रहा है, जिस तरह से प्लानिंग है, जिस तरह मारुति के चेयरमैन आकर बताते हैं कि हाँ भाई, कि आगे का उनका क्या मारुति का जो प्लानिंग है, ऐसे लग रहा है कि ये ऑटोमोबाइल का वापस अपराइज जो है वो होना चाहिए। अच्छा, लेकिन आपकी महारत हासिल है मल्टी बैगर शेयर्स ढूंढने में। बाजार के इस पड़ाव पे, रिकॉर्ड लेवल्स पे भी क्या आप मल्टी बैगर शेयर्स का चुनाव कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं? ऑफ कोर्स चुनाव कर रहे हैं, वैसे तो मैं फुली इन्वेस्टेड हूँ, तो इस बोलकर मैं ज़्यादा स्टोरी नहीं ढूँढता हूँ सर। मैं 100 में से 99 स्टोरी को तो इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को उनमें नहीं जाने का, क्योंकि पहला बात तो पैसा नहीं है और क्योंकि सब इन्वेस्टेड है। और दूसरा बात ये है कि शेयर तो तेज़ी बाज़ार में सभी शेयर बढ़ते हैं, राइजिंग इकोनॉमी में सभी शेयर बढ़ते हैं। फ़र्क खाली इतना है कि सर कि आपको उनके अंदर में उसमें अंदर में आप ये समझिए कि हिरन कौन है उसमें और हाथी कौन है उसके अंदर में और भालू कौन है और चीता कौन है, तो आपको ये चुनाव करने का है। तो मेरा जो फ़ोकस रहता है वो ये रहता है कि इन सब के अंदर में चीता कौन है, ये निकालने का रहता है। इसी चक्कर में मैं 100 में से 95, 99 शेयरों को मैं अवॉइड कर देता हूँ। उनको बारे में खाली पढ़ लेता हूँ, सुन लेता हूँ और फिर मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। तो और ये जो चीता चुनना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये होता ही है। ये संयोग ऐसा है कि हो भी जाता है। वो क्यों होता है कि मैं ऐसे चेष्टा करता हूँ कि मैं सनराइज़ इंडस्ट्री जहाँ पर सूर्योदय होना शुरू हुआ है या सूर्योदय होना बाकी है, मैं ऐसे शेयरों को पकड़ने की चेष्टा करता हूँ और उनमें इन्वेस्ट करता हूँ। और अगर सिंपल तरीके से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो आप ये समझिए कि 5:30 बजे जो ट्रेन खुलने वाली है, मैं 5 बजे जाके बैठ जाना चाहता हूँ विंडो सीट के ऊपर में, क्योंकि उसके बाद में भीड़ होना चालू हो जाएगा। तो ये चेष्टा रहती है, उसमें कभी-कभी कुछ ऐसा शेयर्स होते हैं जो कभी संयोग से, तकदीर से कभी निकल भी जाते हैं मल्टी बैगर और कभी-कभी होता है नहीं भी निकलते हैं, दोनों ही बातें हैं। ऐसा नहीं है कि सभी निकलते हैं। कोई ऐसे शेयर मेरे पास में जो 5 साल में 0 रिटर्न है उनका। तो वो आपको एक बुके बनाना पड़ता है 10-15 शेयरों का, इसी बोलकर हम डी-रिस्किंग जिसको बोलते हैं वो करते हैं। अच्छा, एज अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट मेरे को तो पता है कि कंप्लायंस होते हैं, तो ऐसे खुले में मीडिया में ओपनली आप शेयर्स के ऊपर बात नहीं करेंगे। लेकिन ना जो पब्लिकली डिक्लेयर्ड पोर्टफोलियो है आपका, उसमें अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरे को प्लीज़ बता दीजिएगा। पर ये जो पोर्टफोलियो है ये ऑब्वियसली पब्लिक डोमेन में है, तो कोई भी देख सकता है। कुछ नाम है जिसमें पटेल इंजीनियरिंग है, प्रिसीजन कैमशाफ्ट्स है, अफोर्डेबल रोबोटिक एंड ऑटोमेशन एक एसएमई स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में। तो सर इसमें जो मैं चेक कर रहा था, दीज आर न्यू एंट्रेंट्स इन योर पोर्टफोलियो, पटेल इंजीनियरिंग, प्रिसीजन कैमशाफ्ट्स और ये एसएमई वाला अफोर्डेबल रोबोटिक ऑटोमेशन। इसके पीछे क्या सोच है सर? ये तो पटेल इंजीनियरिंग T2T कैटेगरी का मेरे ख्याल से स्टॉक है। हाँ, तो आपने जैसे सही बताया कि चूँकि ये पब्लिक डोमेन में है, इस बोलकर मैं इस बारे में थोड़ी बात कर सकता हूँ और ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सीबी रजिस्टर्ड कंसल्टेंट भी नहीं हूँ, मैं ब्रोकर भी नहीं हूँ, पोर्टफोलियो मैनेजर भी नहीं हूँ। मैं खुद मेरा ही अपना ही पोर्टफोलियो मेरे घर का ही मैं खाली देखता हूँ मैं। तो इस बोलकर मेरे को कोई स्टोरी बेचनी नहीं है यहाँ पे और मैं इस बारे में बहुत कॉशियस रहता हूँ कि कम से कम जो छोटे शेयर होल्डर हैं, वो किसी बात पे कुछ समझ कर, उल्टा समझ कर या जी। ऐसा समझ के वो पैसा नहीं खोएँ। ये मेरा दिल में हमेशा एक चीज़ का, हमेशा मेरी पूरी ज़िंदगी में ये रहता है, क्योंकि मैं उस दौर से गुज़र चुका हूँ। तो मेरा एक ध्येय रहता है कि हाँ, कहीं लोग फँसे नहीं। जैसे आपने अफोर्डेबल रोबोटिक बताया, एसएमई कंपनी है और ये यूनिक कंपनी है, रोबोटिक बनाती है और ऑटोमेशन जो असेंबली लाइन है उसको रोबोटिक कर रही है। अभी वो वेयरहाउस को रोबोटिक पूरा पूरा रोबोटिक करिए वेयरहाउस को यूएस वगैरह में कई जगह वो अभी इसमें सब्सिडी कर रहे हैं और वहाँ पे वो कर रहे हैं। अच्छा अच्छा माने उनकी बातचीत चालू है। तो ये कंपनी एक यूनिक कंपनी अपनी तरह की। तो इस बोल को मेरा इन्वेस्टमेंट ये पुराना है, अभी शायद मैंने कुछ बढ़ाया होगा या कुछ कम किया होगा। मेरा मोर और लेस मेरा ये पुराना इन्वेस्टमेंट है और शेयर पटेल अभी इंजीनियरिंग एक्सपेंसिव और है। प्रिसीजन कैमशाफ्ट्स ये तो
हाँ, तो अफोर्डेबल शेयर एक्सपेंसिव है, अगर पी वाइज देखेंगे तो शेयर एक्सपेंसिव है, खाली कॉन्सेप्ट वाला है, तो इस बोलकर ये ध्यान में जरूर रखिएगा कोई भी जो सुन रहा हो। और पटेल इंजीनियरिंग है, वो भी सर मैंने लिया था 2-3 महीना पहले, तो 15-16 रुपए में लिया था, अभी 28-29-30 का भाव डबल हो चुका है ऑलरेडी। तो इसमें भी कॉशियस रहना चाहिए इसके अंदर। अभी कंपनी टर्न अराउंड हुई है, ये अभी 10 साल या 14 साल समझिए, 2007-8 के बाद में ये कंपनी, एक टाइम पे 800 रुपए का भाव था इस कंपनी का। 14 साल बाद ये कंपनी बनवास, 14 साल के बनवास के बाद में ऐसा लगता है कंपनी टर्न अराउंड हो रही है। लेकिन कोई भी टर्न अराउंड स्टोरी होने में टाइम लगता है। शेयर अपने एकदम लोवेस्ट भाव से तो 3 गुना 4 गुना हो चुका है, नीचे में 8-9 रुपया बिका था। तो वो टर्न अराउंड स्टोरी है उसके अंदर में। लेकिन आस्ते आस्ते अगर ये कैपेक्स जो हम बात किए इंफ्रा, और ये कैपेक्स जैसे सरकार का है पावर प्लांट बैठाने का, पावर की बोलते शॉर्टेज हो सकती है, तो उसके अंदर में ये एक्सपर्ट है, तो उसमें ये लोग लगे हुए हैं। तो ये इस पे ध्यान देना चाहिए जब कोई एक्शन रिएक्शन आए, या जब कोई वो निर्णय आपको अपना खुद लेने का है। और प्रिसिशन कैमशाफ्ट जो आपने बताया, वो ऑटो एंसिलरीज के अंदर में है। मेरा छोटा इन्वेस्टमेंट है, 1% है मेरे पास में। और वो इन द सेंस वो ऑटो एंसिलरी है, तो अगर ऑटोमोबाइल ठीक रहेगा तो वो कंपनी भी ठीक रहेगी। तो आपको ये नहीं फर्क पड़ता कि पटेल इंजीनियरिंग T2T कैटेगरी का शेयर है या नहीं, एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कोई स्टॉक या फिर मल्टीबैगर, तो फिर वो आपके पोर्टफोलियो में सालों साल रह सकता है? और सर मैं आपको सच बोलता हूँ, माफ करना, मेरे को मालूम नहीं है डी कैटेगरी क्या होती है या बी कैटेगरी टी क्या है। टी अच्छा, टी कैटेगरी जी। हाँ सच बोलता हूँ, मेरे को नहीं मालूम है। बल्कि मेरे को अगर शेयर लेना हो तो मैं चाहता हूं कि वो उस कैटेगरी में आए जहां पर आपको डिलीवरी लेनी पड़ती है, या क्या मार्जिन पूरा देना पड़ता है, कुछ ऐसा ही शायद बोल रहे हो, या ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ हाँ सेबी का नियम। हाँ, कुछ समय तक बेच नहीं सकते सर टी कैटेगरी हाँ के बेचने, शेयर। तो मेरे को तो उसमें आप फायदा है भाई उसके अंदर में। अगर वो वैसा अगर कैटेगरी में आएगा कि जहां पर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, लेकर उसी दिन बेच नहीं सकते हो, 100% मार्जिन देना पड़ेगा, तो बढ़िया मेरे को शेयर मिलेगा जिसमें ज्यादा लिक्विडिटी रहेगी, उसके अंदर में ज्यादा ट्रेडिंग होगी, लोग भाव बढ़ जाते हैं, कर जाते हैं। तो मेरे को इन कैटेगरी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 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 योनिया है जिसको हिंदी में बोलते हैं, चेंज होती रहती है, ये तो बदलता रहता है, आदमी बच्चा है कभी वो तो चलते रहेगा, उसका मेरे को कोई फर्क नहीं। ठीक है। और सर ये जो कुछ और स्टॉक्स जिसमें हिस्सेदारी बढ़ाई है, वो अतुल ऑटो, न्यूलैंड लैब और हेरिटेज फूड्स, ये अभी आप प्रॉपरली डिस्क्लेमर के साथ, ये स्टॉक्स अभी भी आपको पसंद है? हाँ पसंद है। तो ऑटो में तो अभी मैंने हिस्सेदारी बढ़ाई है, अभी 2-3 महीना पहले मैंने वारंट लिए हैं मैंने। तो वो क्योंकि उसके अंदर में इलेक्ट्रिक का वो लोग 3 व्हीलर लेके आ रहे हैं, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक में कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो जगह मेरे को लेनी थी, कोई इन्वेस्ट करना था, तो मैंने अतुल ऑटो में इन्वेस्ट किया है। लेकिन अभी उनका कुछ खराब चल रहा है, अभी वर्किंग खराब है थोड़ी अतुल ऑटो की, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये समझना चाहिए उसके अंदर में। फ्यूचर मेरे ख्याल से, मेरे बायस्ड ओपिनियन में, फ्यूचर ब्राइट है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर। तो ये है। और न्यूलैंड मेरा पुराना इन्वेस्टमेंट है, 3-4 साल पहले मैंने न्यूलैंड लिया था। अब आप एक बात समझिए, एक चीज आपको पॉइंट आउट खाली करना चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का क्या होता है। मैंने न्यूलैंड लिया कोई 250-300 रुपया में, 250-300-400 में कुछ लिया। उसके बाद में 2 साल पहले सर वो 3,000 रुपया, 2,900 रुपया कुछ बिका। 2,900 3,000 समझिए 2 साल पहले। 3,000 वाला शेयर 900 रुपया बिका सर 1 साल पहले। 3,000 वाला 900 रुपया, और 900 रुपया वाला शेयर अभी वापस 3,000 रुपया। तो सर ये है नो ग्रेविटी जोन का एक छोटा सा उदाहरण, कि मेरा अपना कुछ नहीं जो कुछ है सो, तो 3,000 हुआ तो भी ठीक है, 3,000 का 900 रुपया हो रहा है तब भी ठीक है, 900 का वापस 3,000 हो रहा है तब भी ठीक है। तो ये अगर नो ग्रेविटी जोन में है तब आप इस तरह का काम कर सकते हो ना, कि ठीक है, एज लॉन्ग एज स्टोरी इज इंटैक्ट, जैसे मैंने पहले बताया। अगर कहानी में दम है और ये लग रहा है कि ये अगला और 5 साल 10 साल 7 साल 3 साल मालूम नहीं, लेकिन ये चलता रहेगा, तब तक मैं भी उनके साथ में बैठा हूं सर। तो कुछ ऐसे बैठने वाले स्टॉक्स, मतलब जिसके ऊपर होल्ड किया जा सकता है उसमें, और वो आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है, टैल्ब्रोस ऑटो, रैमको सिस्टम्स, सेरा सैनिटरी वेयर, तेजस, एलिकॉन इंजीनियरिंग, किसी में हिस्सेदारी कम करिए या फिर ये भी कोर पोर्टफोलियो में भी बने रहेंगे? ये सब पब्लिक डोमेन में मौजूद है सर, हम कोई नई बात नहीं कर रहे, तो कोई भी देख सकता है। टैल्ब्रोस, रैमको सिस्टम्स, सेरा, तेजस, एलिकॉन, ये हैं पोर्टफोलियो में। और मैं बता दूं निवेशकों को और जो व्यूअर्स हमारा शो देख रहे हैं कि ये दीज आर लॉन्ग टर्म पिक्स, बेहतर फंडामेंटल स्टोरीज हैं। तो अगर आपको देखना है तो आप एज पोजिशनली कर सकते हो, लेकिन ये सर ने कोई रिकमेंडेशन नहीं दी है इस पर, ये उनके कोर पोर्टफोलियो में मौजूद हैं। तो सर ये जो मैंने भी स्टॉक्स बोले, तेजस वगैरह, ये सब अभी पोर्टफोलियो में है या फिर कुछ विचार है कि देखिए प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाए? ऐसा है ना कि शेयर्स ऐसा होना चाहिए, अगर मैं बेच भी दूं ना तब भी उसकी स्टोरी इंटैक्ट होना चाहिए। आपको लेने का एक ही रीजन होता है कि आपको प्रॉफिट बनाना है। बेचने के कई रीजन हो सकते हैं, हो सकता है आपको दूसरे शेयर में इन्वेस्ट करना हो। जैसे मैं बोला कि चेष्टा ये रहती है कि अपने को चीता पकड़ना है,
बराबर है। इसका मतलब ये नहीं है कि हिरन जोर से नहीं भागता है, या इसका मतलब ये नहीं है कि भालू जोर से नहीं भागता है। रफ्तार स्लो होती है, भागते वो भी है। तो मतलब ये है कि अगर ऐसा नहीं, अगर मैं बेच भी दूं तो भी उनमें स्टोरी इंटैक्ट होनी चाहिए। मैं बीच-बीच में मेरे शेयरों को हल्का, कुछ ना कुछ शेयरों को हल्का करते रहता हूँ। ये आप समझ के चलिए, वो मैं कभी भी कर सकता हूँ। मैं कल भी कर सकता हूँ, कल मार्केट खुलेगा तब भी मैं कोई शेयर बेच सकता हूँ, जिनके बारे में आज मैं बात कर रही हूँ। वो डिपेंड करता है उसमें मेरी मनोस्थिति क्या होती है। टेलब्रोस वगैरह जो है वो मैंने मेरी पोजीशन हल्की की है, लेकिन मेरे को शेयर अच्छा लगता है। क्योंकि ऑटो एंसिलरीज में है, और ऑटो का मेरे को लगता है कि वापस एक नया अध्याय शायद शुरू हो रहा है। और एंसिलरीज जितने भी शेयर ऑटो एंसिलरीज के, मैं खाली इन्वेस्टर के लिए बता रहा हूँ, मेरी बुद्धि से, मेरी औसत बुद्धि से ये जो एंसिलरीज के शेयर्स हैं ये सस्ते हैं, पी वाइज, उनकी वैल्यूएशन वाइज। क्योंकि लोगों के दिमाग में डर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक 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 इलेक्ट्रिक, इतना जल्दी यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है इलेक्ट्रिक का। अभी तो ये पेट्रोल भी 10 साल चलने वाला है यहाँ पर, और दूसरे ऑल्टरनेटिव फ्यूल जो हैं, जो सीएनजी एलपीजी है, वो भी 10 साल कम से कम चलने वाले। डीजल हो सकता है 2 3 4 साल में फेज आउट हो जाए, लेकिन पेट्रोल अभी चलने वाला है। साइमल्टेनियस इलेक्ट्रिक चलेगा, लेकिन आईसी इंजन की जो व्हीकल है वो अभी भी कम से कम मेरे को लगता है 7 8 10 साल रहने वाले हैं। पेट्रोल अभी भी 7 8 10 साल या उससे भी ज्यादा रहने वाला है, इतना जल्दी खत्म नहीं होगा। तो ऑटो एंसिलरीज की जो वैल्यूएशन है वो लोगों ने बहुत सिंगल डिजिट में आ गई थी, ताकि लोगों को ऐसे लग रहा था कि अभी तो इलेक्ट्रिक ही खाली जीवन है, बाकी तो सब बंद हो जाएगा। अब लोगों को समझ में आ रहा है। एक आंकड़ा मैं आपको बताता हूँ कि 2028 एक आंकड़ा है, सियाम का ही है, सियाम का नहीं, मेरे को ध्यान नहीं है किसका है, कि 2028 या 29 में नंबर ऑफ कार्स उतनी बिकने वाली है, नंबर ऑफ कार्स उतनी बिकने वाली है जितनी प्री कोविड 2019-20 में बिकी थी। तो आप ये समझिए, इसका मतलब ये खत्म नहीं हो रहा है ये। कार जो फर्दर जो इंक्रीमेंटल जो एडिशन होएगा वो हो सकता है इलेक्ट्रिक का हो जाए, लेकिन ये भी साथ साथ चलने वाले हैं। तो जब जैसे लोगों को समझ में आएगा, वैसे थोड़े ऑटोमोबाइल वाले सस्ते हैं, ये थोड़े से रिकवर होंगे। तो ये चलता रहता है सर मार्केट के अंदर में चीजें। ओके। ऑप्शन ट्रेडिंग में वॉल्यूम बढ़ते चले जा रहे हैं सर, और जिसे देखो वो फास्ट मनी के पीछे पड़ गया है। और सेबी की रिपोर्ट कहती है कि 10 में से 9 लोग डेरिवेटिव मार्केट में, ऑप्शन ट्रेडिंग में, फ्यूचर्स में घाटा करते हैं। 10 में से 9 लोग। आपका इसके ऊपर क्या विचार है, और आप अपने अनुभव से क्या बताना चाहेंगे? सर मैं तो 7 साल से इस बारे में हमेशा जागरूक रहा हूँ, और मैं लोगों को मेरे गानों के माध्यम से, मेरे कोट के माध्यम से मैं लोगों को ये जागरूक करते रहता हूँ कि जो मेरा एक सबसे पहला कोट है, शायद 7 8 साल पुराना, स्मोकिंग में किल यू इन 20 years, बट फ्यूचर एंड ऑप्शन में किल यू वेरी नेक्स्ट डे। और मैंने एक इंटरव्यू भी दिया था 6 7 साल पहले, जब मैं एक पिक्चर देख रहा था, उड़ता पंजाब की ड्रग कैसे जहन में फैल रहा है। तो मैंने इंटरव्यू में लिखा था, वो पिक्चर हॉल में बैठे बैठे मेरे को ये फ्यूचर ऑप्शन के ऐसे ही ख्याल आ रहा था कि ये भी पूरा एडिक्शन ही है, ये भी ड्रग से भी बड़ा एडिक्शन है सर। ऐसे ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपने 10 साल की कमाई 1 महीने में ट्रेडिंग में उड़ा सकते हैं, आप ये समझ लिए। पहले तो वो टेस्टिंग करने के लिए करेंगे कि मैं टेस्ट करता हूँ कि मैं कितना शाना हूँ, उसमें कुछ पैसा खोएंगे। बाद में उसको मेकअप करने के लिए फिर वापस ट्रेडिंग करेंगे कि हार तो मैं सकता नहीं, और वो क्या ना, लहरों से जीत के क्या नौका पार नहीं होती, वो अपना ज्ञान लगाएंगे। फिर वो घाटा मेकअप करने के लिए थोड़ी ट्रेडिंग और करेंगे, और उसके बाद में तो फिर उसी में धंसते चले जाएंगे। तो ये ड्रग के जैसे ही है सर यहाँ पे। तो इसके अंदर में 10 में से जो 9 जो बोलते हैं वो बराबर है, उससे ज्यादा ही ये होगा उसके अंदर में। इसमें भला खाली 5 लोगों का होता है सर, सबसे बड़ा भला होता है ब्रोकर का, क्योंकि उनको ब्रोकरेज मिलती है, उनमें उनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन जितनी दारू बिकेगी उतनी एक्साइज का भी कलेक्शन आता ही है ना, चाहे वो सरकार मना भी करती रहे फिर भी। तो ब्रोकर को फायदा होता है, कुछ सीवी फीस जाती है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट जाते हैं, कुछ स्टैम्प ड्यूटी जाती है, और एक दो चीज और है। तो ये सब इन 4 5 लोग जो हैं, इन लोगों को फायदा होता है। और बाकी घुमा फिरा कर किट्टी में अगर देखेंगे तो वो सब ये लॉस का ही काम है। क्योंकि ये जंग जैसे बोलते हैं, युद्ध में जाने के जैसा है। आप ट्रेडिंग करना फ्यूचर ऑप्शन में, ये जंग में जाने के, युद्ध में जाने के जैसा है। अगर आपको फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, अगर आपको घाटे नफे, मैंने कितना आपको घाटा हो सकता है, और उसके बाद में आपकी लाइफस्टाइल कैसे खराब हो सकती है, जब तक इसका अनुभव नहीं हो तब तक ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए सर। ये नए आदमियों के लिए, छोटे आदमियों के लिए ये नहीं बना है। ये उन लोगों के लिए है कि जो घर फूक के तमाशा नहीं, देख पर वो सकते ना हैं। सोशल प्लेटफॉर्म्स पे बड़े बड़े प्रॉफिट के फिगर्स देख के, जिस पे सेबी ने बहुत कड़ा रुख भी अपना लिया है अब, और वो स्नैपशॉट्स देख देख के, बड़े बड़े प्रॉफिट करोड़ करोड़ के देख देख के लोगों को बड़ा मन करता है कि बड़ा आसान पैसा बनाना है और फटाफट से बन जाएगा। ऐसा होता नहीं है वैसे। वो सर आपको चुनाव करना है। अभी मैं रोज टीवी में देखता हूँ
कि वो आता है ब्लैक डॉग, एडवर्टीजमेंट दिखा रहा है और बाद में छोटे से में लिख देते हैं सोडा, ठीक है। तो सरकार भी देख रही है कि आप दारू का विज्ञापन हो रहा है और बाद में आप सोडा लिख देते हैं, कोई प्लेइंग कार्ड लिख देता है, कोई क्या लिख देता है। ये तो दर्शक को समझने का भाई, ये तो आपको खिलाड़ी को समझने का कि मेरे को कौन से रास्ते जाना है, कौन सा रास्ता नहीं जाना है। दुनिया में हर तरह के आपको लुभावने आपको एडवर्टीजमेंट आपको मिलते हैं सर, वो आपको समझने का है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता इसमें। सर मार्केट गुरु तो आप हो और सब आपको फॉलो करते हैं, लेकिन आपका एक और रूप है और वो भी सबको पता है। इस बार आपने फिर से कविता लिख डाली है। शीर्षक मैं बता देता हूँ अपने व्यूअर्स को, वो है मार्केट का गीता ज्ञान। तो सर हो जाए एक बार बिस्तक पे। तो सर मार्केट का गीता ज्ञान, वो चूंकि वो गीता को ध्यान में रखकर फिर मैंने ये लिखा था। और उसका मतलब ये है कि देखिए, दिन भर आप जो आपने थोड़ी देर पहले पूछा, इंटरेस्ट रेट का क्या होएगा, इन्फ्लेशन का क्या होएगा, इसका क्या होगा, उसका, तो मैंने बोला इसके कोई उत्तर नहीं है। जब राइजिंग इकोनॉमी जो होती है ना सर, तो उसके अंदर में सब छोटी छोटी चीजें, जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है ना भाई साहब, आप ये समझिए, तो आपको ये छोटे छोटे इन्फेक्शन, छोटी छोटी बीमारियां आपको प्रभावित नहीं करती, आप उनसे इफेक्टेड नहीं होते हैं। तो आपकी खुद की इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो मेरे को लग रहा है कि इंडियन इकोनॉमी जो है उसी उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि ये सब चीजें उसको कोई फर्क नहीं करने, उससे उनका फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके लिए मैंने लिखा था कि इन्फ्लेशन तुझे काट नहीं सकता, एफआईआई तुझे बांट नहीं सकता, इंटरेस्ट रेट तुझे रोक नहीं सकता, इकोनॉमिस्ट तुझे टोक नहीं सकता, वॉर तुझे रुला नहीं सकता, क्रूड तुझे जला नहीं सकता, एल नीनो तुझे भिगा नहीं सकता, और डॉलर तुझे सुखा नहीं सकता। तू अजर है, अमर है, ये इंडिया का अवसर है। तो ये कविता है सर, ये कि ये सब चीजें कुछ नहीं होना है, उसके बाद भी इंडेक्स नहीं हाई के आसपास आ गया, तो फिर क्या है। केडिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बात करने के लिए और दर्शकों को अपने एक्सपीरियंसेस और अनुभव से बताने के लिए कि स्टॉक मार्केट पे कैसे निवेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू थैंक सर, यू सर। धन्यवाद, थैंक यू।